अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर पढ़ रहे थे 9th क्लास का 9 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्टिविटी। टॉपिक था हमारा 8.1 और उसी का अगर हम सब टॉपिक की बात करें तो वो था 8.1.1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। उसमें हमने सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में और ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। आज उसके नीचे जो पैराग्राफ है वो आज का हमारा टॉपिक है, वो हमारा लेक्चर है। उस टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये आपको टॉपिक पेज 141 पे मिल जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता क्या, ये अपने लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेटा जब ये एक एबिलिटी होती है किसी भी मेटल का आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एबिलिटी है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और आगे है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा कि आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर होती है किस चीज़ के लिए, किसी भी एटम का जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये बात होगी अलग अलग। अब हमने इसको कंबाइन कोलेक्टिवली लेके चलना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मेटल्स में हमारा इसका क्या रोल प्ले करते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी। वो कहता है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है ये डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे। और आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन साइज पे डिपेंड करती है एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किस पे डिपेंड करता है? आयनाइजेशन एनर्जी पे। और आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है साइज ऑफ द एटम पे, नंबर 1। नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हमने बात की थी कि जब प्रोटॉन्स ज़्यादा आना स्टार्ट होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं जी। अब वो कहते हैं स्मॉल साइज एटम्स विद हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। वो कहता है कि अगर किसी एटम का साइज स्मॉल है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज स्मॉल न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इसकी वजह से क्या होता है? हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। एटम की हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कब होती है? जब साइज स्मॉल हो, नंबर 1, साइज स्मॉल हो एटम का और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो? ये हाई हो, तब आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का आपस में क्या रिलेशन है? ये इनवर्स रिलेशन है, एक दूसरे के उल्ट है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो होगी, लेस होगी। अगर ये हाई है तो ये लेस है। तो इनमें ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में और आयनाइजेशन एनर्जी में। अब आयनाइजेशन एनर्जी जब हमने बात की कि स्मॉल साइज एटम, तो देखिए बेटा एटम का स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज कहाँ होता है? अलोंग द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज स्मॉल होता जाता है, डिक्रीज कह लें, और न्यूक्लियर चार्ज हाई इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती जाती है अलोंग द पीरियड। तो आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन क्या है? आपने बोला है इनवर्स रिलेशन है कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। इसको हम अल्कली मेटल्स के लिहाज से देखते हैं। अल्कली मेटल्स का साइज लार्जेस्ट कैसे होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम का मतलब है डाउन द ग्रुप मूव करें। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स में आए तो लार्ज साइज इंक्रीज कर रहा है। अब साइज इंक्रीज करने के साथ क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी उसकी लो होती जा रही है, क्योंकि हमने अभी बात की कि जब साइज स्मॉल होगा तब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। अब साइज क्या कर रहे हैं? अब साइज लार्ज हो रहा है, बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, लो होती जाएगी। किसमें? इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। अल्कली मेटल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो पीरियड्स हैं जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल
लिथियम का 2 है, सोडियम का 3 है, एटसेट्रा, उनका वो आयनेशन एनर्जी कम होती जाएगी। अब जब आयनेशन एनर्जी कम होती जाएगी तो क्या चीज़ इंक्रीज करेगी? अभी हमने बात की लो आयनेशन एनर्जी होगी तो क्या होगा, ये लो है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक कैरेक्टर, इसको 2-3 नाम बताए थे, तो ये हाई हो जाएगा। तो देखें जब लॉस आयनेशन एनर्जी हुई तो हमारे पास अल्कली मेटल्स का हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर आया जी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास पीरियड नंबर 3 में 2 एलिमेंट्स आते हैं अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक है सोडियम और एक है मैग्नीशियम। सोडियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में, एम शेल का मतलब है लास्ट, ये इसका वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम के एटम में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसका जो सबसे लास्ट पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में SPDF जो हम करते हैं उसमें 3s1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका एटॉमिक साइज कितना है 186 पिकोमीटर, और आपको पता है पिकोमीटर, पिको की वैल्यू होती है 10 की पावर -12, और आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी 496 किलो जूल पर मोल। एटॉमिक साइज कितने 186, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 496 किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल का मतलब है कि सोडियम में से जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, रिमूव करना होगा, हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी उसे रिमूव करने के लिए। समझ आ गई? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटम के जो कन्फिग्रेशन है के मतलब शेल के हवाले से तो वो इसी तरह है, के में 2 है, एल में 8 है, एम शेल जो कि उसका वैलेंस शेल है, आउटरमोस्ट शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3s2 मतलब इसका जो लास्ट आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका एटॉमिक साइज कितने हैं 160 पिकोमीटर, और आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 738 किलो जूल पर मोल। साइज क्या कर गया, साइज कम हो गया, इधर 186 था उधर 160 हो गया, साइज कम हो गया। साइज कम होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इंक्रीज कर गई, ज्यादा हो गई। मतलब अगर हम अलोंग द पीरियड देखें ना, ये आ गया सोडियम, फिर आ गया मैग्नीशियम, इससे आगे मूव करें जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो कम होती जाएगी जी। आगे देखें, नेक्स्ट वो कहता है अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी में इसने 2 बातें कही हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती, ज़्यादा होती है, इसकी बनिस्बत इससे ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू की बात करेंगे वो फर्स्ट वाली से ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न क्या है बेटा, फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें हमने एक जो आइसोलेटेड एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो लूजली बाउंड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी कम, आयनाइजेशन एनर्जी कम यूज़ होती है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब कैटाइन बन गया, पॉजिटिव आयन आ गया, अब उसमें से मतलब Mg में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। फर्स्ट इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी हाई होगी, लेकिन जब हम बात करेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास मैग्नीशियम +1 होगा। पहले हमने मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब मैग्नीशियम 1+ में से निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वेरी हाई वैल्यू हमारे पास आएगी। आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाले की ज़्यादा होती है क्योंकि अब आयन बन चुका है, अब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी आयन पे जी। नेक्स्ट देखें, अब वो कहता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जीज। ये अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स था, कहता है जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 की बात हो रही है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 में आते हैं। ये ले मैं लिख रहा हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहाँ आते हैं, ये ग्रुप 2 में आते हैं, G2 में आते हैं। ये बेरिलियम मैग्नीशियम ये वाला जो है इसकी ज़्यादा होती है, हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। तो आयनाइजेशन एनर्जी किन की हाई हुई, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किन का ज़्यादा हुआ, वो अल्कली मेटल्स का ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट टेबल है 8.1, इसमें ना कंपैरिजन किया गया है। पहले उसने ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स के लिए हुए हैं, लिथियम सोडियम पोटाशियम के आयनाइजेशन एनर्जी ली हुई है, और फिर उसने 7 नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इसकी उसने आयनाइजेशन एनर्जी ली हुई है, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली भी। अब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही अल्कलाइन अर्थ मेटल के
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है तो सेकंड वाली और उससे ज़्यादा होगी। तो आप ये कह सकते हो कि अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होता है, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। जी लास्ट पे वो कहता है लो आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आप टेबल के नीचे देखें उसने लिखा हुआ है लो आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली मेटल्स मेक देम मोर रिएक्टिव। कहता कि लेस लो आयनाइजेशन एनर्जी किनकी है, मैंने बताया अल्कली मेटल्स हैं, जिसकी वजह से अब एक चीज़ लो होगी उसके साथ क्या चीज़ उसकी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी उसकी, मेक देम मोर रिएक्टिव, उसकी रिएक्शन करने की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी किनकी, अल्कली मेटल्स की, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिव करने की स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा रिएक्टिव हो गई, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेस रिएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा टॉपिक। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।